हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद राकेश में। आज 5 मार्च 2019 है और आज हम करंट अफेयर्स के जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज के लिए उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन सभी की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके और अपने करंट अफेयर्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। शुरू करने से पहले कुछ अच्छा आज के सुविचार से। तो सुविचार आज के लिए हैं, सपने जितने बड़े होंगे नींद उतनी ही कम आएगी। देखिए छोटी सी लाइन है पर उसमें बहुत गहरा अर्थ है कि हमें अपने सपनों की मंजिल इतनी ऊंची करनी चाहिए ताकि हम खुद उन सपनों को पाने के लिए अपनी नींद को ही भूल जाएं। तो ज़रूर हमारे इतने बड़े बड़े सपने हैं उनको पूरा करेंगे और मेहनत से लगन से उनकी तरफ आगे भी बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है आज के लिए कि 17 अप्रैल 2019 को यानी कि आगे होगा, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन होंगे। ये जो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार है ये अभी स्थापित किया गया है और किस समिति के किसके द्वारा स्थापित किया है वो सब हम इसके एक्सप्लेनेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन होंगे। ओम प्रकाश मेहरा, अभिनंदन वर्तमान, सूरज प्रकाश खोसला या कुलदीप प्रकाश, कौन होगा आपके अनुसार से जवाब ढूंढिए। जी हाँ, अभिनंदन वर्तमान, जो भारत के इंडियन एयरफोर्स के जो विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्तमान, वो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा स्थापित भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार, देखिए इसको स्थापित करने वाली समिति है अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति। और जिसने भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार को स्थापित किया है, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता होंगे आईएएफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। अभिनंदन वर्तमान, जी हाँ वही जो अभी अभी पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान में चले गए थे अपना मिशन पूरा करने के लिए। उन्होंने एक F-16 विमान को मार गिराया था। तो उन्हें 27 फरवरी को डॉग फाइट में R-73 27 फरवरी को R-73 एयर टू एयर मिसाइल से पाकिस्तानी वायुसेना के जेट F-16 को मार गिराया था। उन्हें 17 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान में 2,51,000 की पुरस्कार की राशि है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ स्मृति चिन्ह भी इनको भेंट किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज के लिए। तो खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए उनकी खेलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विकलांगता खेल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कानपुर, ग्वालियर, इंदौर या लखनऊ, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो सही जवाब इसका है ग्वालियर। ग्वालियर में ये खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भागीदारी को भी खेलों में सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए एक केंद्र खोला जा रहा है। यह केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। अब देखिए इस खेल केंद्र में क्या क्या होगा। एक तो एथलेटिक आउटडोर स्टेडियम होगा और एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा और एक जलीय केंद्र होगा। इतनी चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स में शामिल की जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के दौरान प्रदर्शन के आधार पर भारत के 112 आकांक्षात्मक जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इंडिया के, उनमें कौन से जिले ने पहला स्थान दिया गया है। यानी कि आकांक्षात्मक जिलों से तात्पर्य कि वे जिले जिनमें उद्योग की दृष्टि से या हर एक प्रकार की दृष्टि से उनको संपन्न यानी उनको स्कोप देखा जाए उनमें, तो वो जिलों 112 की लिस्ट जारी की गई। उनमें सबसे ऊपर कौन से जिले को स्थान दिया गया है। हैलाकांडी जिला, विजयनगरम, ओस्मानाबाद या राजनांदगांव, कौन सा जिला है वो जिसको नंबर 1 की पोजीशन पे रखा गया। तो असम का हैलाकांडी जिला जो है, असम का हैलाकांडी जिला, उसको 52वें स्थान से पहले स्थान पर वो पहुंच गया है नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार। देखिए पहले इस जिले की रैंकिंग 52 नंबर थी, जो इस बार पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो नवंबर, दिसंबर और 2018 और जनवरी 2019 के दौरान प्रदर्शन के आधार पर इसको 112 में से पहला स्थान मिला है और इनको 6 मार्च को अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा। यानी कि इनकी जो राशि है, इनका जो आवंटन है वो 6 मार्च को इनको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। किस भारतीय पहलवान ने 2 मार्च 2019 को बुल्गारिया में डैन कोलोव निकोला पेट्रो टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा भारतीय पहलवान है जिसने, जो एक प्रतियोगिता का नाम है बुल्गारिया में आयोजित हुई थी डैन कोलोव निकोला पेट्रो टूर्नामेंट, उसमें 65 किलो फ्री स्टाइल में
स्वर्ण पदक जीता? कौन से भारतीय पहलवान ने जीता? तो बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, सुनील कुमार या सौरभ चौधरी, किसने यह पुरस्कार जीता? तो बजरंग पूनिया, जो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट में खिताब को जीता, स्वर्ण पदक को जीता। टूर्नामेंट ये रूस में आयोजित किया गया था और 2 मार्च 2019 को फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को 12-3 से इन्होंने हराया और टूर्नामेंट में अधिकतम रैंकिंग अंक हासिल किए। पेरिस में 2017 विश्व चैंपियनशिप के बाद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में यह उनका 10वां पदक था। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंक खातों को खोलने और सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग को आईडी प्रूफ के रूप में अनुमति देने वाला अध्यादेश, यानी कि पहले जो बैंक में खाता खोलने के लिए और सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया था, ये अध्यादेश था। तो आधार अधिनियम की धारा कौन से को रद्द कर देगा, यानी कि नया अध्यादेश लाया गया इसमें कि पहचान का जो अधिकार है, जो पहचान है वो सार्वजनिक नहीं करने के लिए इस अध्यादेश को लाया गया था। तो अब इस आधार के जो अधिनियम की कौन सी धारा को ये अध्यादेश खत्म कर देगा, ये सवाल पूछा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सी धारा थी? 29, धारा 37, धारा 43 या धारा 57, किस धारा को ये खत्म कर देगा? तो धारा 57 को ये अनुच्छेद खत्म कर देगा। ये अध्यादेश जो अब है कि अब इसमें जो सिम कार्ड खरीदते हो या बैंक में खाता खोल रहे हो तो आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा, तो ये धारा 57 को ख़त्म करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक ऐसे अध्यादेश पर अपनी सहमति दी जो बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड खरीदने के लिए आईडी प्रूफ के रूप में आधार को स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है। स्वैच्छिक उपयोग, देखिए आपकी अगर इच्छा हो तो उपयोग कर सकते हैं आधार को, अन्यथा बिना आधार के भी ये कार्य किए जा सकेंगे। तो ये धारा 57 थी, उसको अब रद्द कर देगा ये। परिवर्तन के बाद आधार अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का नागरिक दंड पड़ सकता है। यानी कोई आपसे ये कहे कि आधार जरूरी है, आधार के बिना नहीं होगा, तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 2 मार्च 2019 को आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में 2 मार्च को नया आईसीसी का अध्यक्ष है, क्रिकेट समिति का अध्यक्ष, उसे किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले या रवि शास्त्री, किसे आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुंबले को आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में, सॉरी। तो आईसीसी ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को दुबई में त्रैमासिक बैठक के दौरान आईसीसी की क्रिकेट समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया है। कुंबले 2012 से समिति के अध्यक्ष हैं। अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे, जो कि इसमें जो 3 साल की उनका कार्यकाल होगा उसके लिए काम करेंगे। 2012 से भी ये अध्यक्ष थे। तो कुंबले ने 2012 में पूर्व विंडीज़ कप्तान क्लाइव लॉयड की जगह ली थी। देखिए 12 से अध्यक्ष हैं और अभी भी इनको वापस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आईसीसी की क्रिकेट समिति का। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 मार्च 2019 को एकल पंक्ति परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि हासिल की? यानी कि 3 मार्च को एक एकल पंक्ति परेड, एक सीधी पंक्ति बना करके परेड की थी। तो कौन सा जो भारतीय सुरक्षा बल है जिसने ये उपलब्धि हासिल की? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी है, बीएसएफ है, या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या सशस्त्र सीमा बल? कौन सा जो भारत का एक सुरक्षा बल है जिसने ये उपलब्धि हासिल की कि एक पंक्ति में सबसे परेड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? तो सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने, सीआईएसएफ ने 3 मार्च को, अर्धसैनिक बल है ये, 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए एकल पंक्ति साइकिल परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि हासिल की। नया रिकॉर्ड नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाया गया। सीआईएसएफ के कार्मिकों ने 1327 साइकिलों को एक ही पंक्ति में समान दूरी पर बिना रुके चलाया। देखिए 1327 साइकिलें थी और एक पंक्ति में बिना रुके चलाया, तो सीआईएसएफ ने नया रिकॉर्ड बना लिया, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। परेड 3.2 किलोमीटर की दूरी पर नॉन स्टॉप पूरी की गई। चलिए अगला प्रश्न है। नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? जो नया गठित किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, इसके अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? देवेंद्र फडणवीस, भगवान लाल साहनी, आशिक चौहान या पेमा खांडू, किसने इस पद पर कार्यभार ग्रहण किया है? तो भगवान लाल साहनी ने
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। देखिए भाजपा नेता हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने NCBC नवगठित जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2018 में संसद में NCBC का संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इस आयोग में कौन कौन होंगे, और एक तो कौशलेंद्र सिंह पटेल, सुधा यादव, आचार्य तल्लुजु और आयोग के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तीन ये, और चौथे होंगे भगवान लाल साहनी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्पेस एक्स ने 2 मार्च 2019 को कहाँ से डैश से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक एक मानव रहित क्रू ड्रैगन शिप लॉन्च किया। यानी कि कौन सी जगह से स्पेस एक्स ने अपना जो क्रू ड्रैगन है उसको लॉन्च किया है? कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, केंटकी या अलास्का? कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? तो फ्लोरिडा से स्पेस एक्स को लॉन्च किया गया है। देखिए स्पेस एक्स ने 2 मार्च 2019 को फ्लोरिडा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक एक मानव रहित है क्रू ड्रैगन क्राफ्ट को लॉन्च किया। यह अन्य ग्रहों पर मनुष्य को रहने के लिए सक्षम करने का एलोन मस्क के लक्ष्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए जो अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर मनुष्य को रहने के लिए, उनका आवास स्थायी करने के लिए एक एलोन मस्क ने एक लक्ष्य देखा था, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यानी कि लोग दूसरे ग्रहों पर रहने के लिए उनकी तरफ एक कदम इनको देखा जा सकता है। चलिए ये तो थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं आपके लिए प्रश्न के लिए। आपके लिए आज का प्रश्न है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, आप सभी जानते हो IRCTC के बारे में। तो इसने अपना स्वयं का भुगतान एग्रीगेटर सिस्टम, यानी खुद का पेमेंट गेटवे बनाया है। इन्होंने भुगतान एग्रीगेटर सिस्टम बनाया है। उस पेमेंट गेटवे का नाम क्या है? E-पे, रेल पे, ईजी पे या आई पे? क्या है उसका नाम, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सही जवाब देना है आपको पता होगा नाम का या इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो ज़्यादा विस्तृत जानकारी और इसका जवाब कल के आपको जो वीडियो क्वेश्चन होगा जो सेशन में, उसमें आपको इसका सही जवाब और इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन कल मिलेगी। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बताइएगा और ये क्वेश्चन आपके पास। और प्लीज़ आप अभी नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बने रहिए AM विद राकेश के साथ, लड़ाई एक पहचान की। धन्यवाद।